और बच्चे प्रेमचंद का असली नाम क्या है? उनकी लिखी हुई सब किताबों में से कोई एक किताब का नाम जो आपको याद है? उन्होंने कुछ किताबें लिखी, नॉवेल लिखे, अफसाने लिखे, कोई एक नॉवेल या नॉवेल में बहुत अच्छे बैठ जाइएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले पीरियड में इस कहानी में बूढ़ी काकी, इस कहानी में कितने किरदार से उतारे हुए हम? कितने किरदारों के नाम हमने अभी तक कहानी में पढ़े? बोलो बोला। कौन कौन से? बूढ़ी काकी है, दूसरा भतीजे का नाम क्या था? और अच्छा मुझे बताइए, लाडली जो है वो कौन थी? रूपा भी और बूढ़ी काकी का क्या था उसका? थोड़ा सा राम की बीवी थी, इस तरह से बूढ़ी काकी की साहू। अच्छा बूढ़ी काकी के साथ कैसा सुलूक किया जाता था? बूढ़ी काकी के साथ कैसा सुलूक किया जाता था? बूढ़ी काकी को दो बड़ी ही मुश्किल से मिला डाला, उसमें सब्जी मतलब आया, रोटी है, बिना सब्जी की रोटी खाना है, पानी के साथ चावल को बूढ़ी काकी जो इतनी बूढ़ी होती थी, उसमें सिवाय एक हिस्से और तमाम हिस्से होते थे। क्या हिस्सा? जायके की इस बाकी वो इसके हाथ पैर सब दबा देते थे। अब तक की कहानी में हमने देखा कि बुधराम के घर पर जो है सुखराम का तिलक आया है, शादी का जो है शादी का जश्न चल रहा है। रूपा क्या कर रही थी? रूपा मेहमानों के लिए खाने का सामान तैयार कर रही थी, कभी इस कमरे में जाती, कभी इस कमरे में जाती है और मेहमानों के लिए खाने का सामान तैयार कर रही थी। अकेली बेचारी झुंझलाती थी काम करते करते, उससे मैं आगे लेकिन अपना गुस्सा कभी बाहर जाहिर नहीं करती। लेकिन तब अचानक उसने देखा कि बूढ़ी काकी जो है अपनी कोठरी से निकलकर कढ़ाव के पास, जहाँ पर समोसे, कचौड़ियाँ और पूरियाँ तली जा रही है, बहुत लजीज पकवान बन रहा है, तो उसकी इश्तिहा की खुशबू की वजह से बूढ़ी काकी जो है सोचती है कि चलो मैं खुद ही कढ़ाव के पास चली जाती हूँ। और बेचारी बूढ़ी काकी रेंगती हुई अपने हाथों के बल खिसकती हुई कढ़ाव के पास आकर पहुंचती है, बैठ जाती है। तो इतने में क्या होता है, रूपा जो अभी काम में मसरूफ थी, अचानक उसकी नजर बूढ़ी काकी पर पड़ती है। तो अब तक जो उसका गुस्सा था जो कि बाहर निकल नहीं पा रहा था, अचानक अब क्या हो गया, पूरा गुस्सा उसका बाहर निकल पड़ता है। तो आग हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आग लगे ऐसे तुम पेट को। क्या कहती है? आग लगे ऐसे पेट को, कि पेट है कि आपका अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं चढ़ा और ये आ गई कि सबसे पहले इनकी पेट की पूजा की जाए। हमारे मुंह में जब पानी तक नहीं गया, अभी इनको पहले खाने दिया जाए, पहले देवताओं को भोग चढ़ाया जाएगा, मेहमानों को खाना दिया जाएगा, और जब घर के लोग लगेंगे, मतलब घर के लोग खाने बैठेंगे, तब खाने के लिए दिया जाएगा। और क्या कहा? कोठी में बैठे बैठे क्या दम घुटता था, तो यहाँ आ गई हमारी छाती पर बैठने के लिए। इस तरह से ढूंढे पानी कहे, इससे कहे तो क्या ये कहना उनका दुरुस्त था? नहीं।
कोई सहारा नहीं था। एक भतीजा था जिसके सहारे वो जी रही थी, वही उनका सब कुछ था। क्यों? क्योंकि उनके सहारे 4-7 के 7 बेटे सब जवान होकर बहुत हो चुके थे, शौहर को भी माने जमाना हो गया था, सिवाय एक भतीजे भी कोई नहीं था, जिनको उन्होंने अपनी सारी जायदाद लिखवा दी कि अब यही मेरा एक भतीजा है जो कि मेरी देखभाल करेगा मरने तक। यही सोचकर उन्होंने अपनी जायदाद भी लिखवा दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उदराम जो है उनका भतीजा उनकी देखभाल नहीं करता। अब बेचारी बूढ़ी थी, भूख लगती थी, वो बोलती, डांटती, चिल्लाती, रोती, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कहानी में देखा कि बूढ़ी काकी को वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहा जाता है, नहीं तक देखा हमने। अब बूढ़ी काकी भी सोचती कि मुझे भी इतनी उजालत करनी चाहिए थी। अब सही बात तो कह रही है कि जब घर के लोग लगेंगे तो मुझे भी खाना मिलेगा, गलत तो नहीं कहा उसने। ये सोचकर वो दोबारा वापस अपने कमरे में जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी अकड़ू बैठकर हाथ के बल खिसकती व मुश्किल चौखट से, ये हो चुका था ना, हाँ ये हो चुका था, ठीक है। नीचे अगला परिवार चल रहा था। हाँ, कहानी आगे बढ़ गई थी, आगे देखते हैं हम। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया। देखो, जब रूपा ने कहा तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा की जाए। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। रेंगती हुई क्यों गई? क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, उसके हाथ पैर जो है काम नहीं, मतलब उस लायक नहीं थे, वो चल कर नहीं जा सकती, तो हाथों के बल खिसकते हुए वो अपने कमरे तक दोबारा चली गई। अब सदमा ऐसा सख्त था कि दिल और दिमाग की सारी कुव्वतें उस तरफ रुजू हो गई। उनको इस बात का सदमा लगा। इस बात का सदमा हुआ बूढ़ी दादी को, हाँ, उनकी बहू ने तमाम मेहमानों के सामने बूढ़ी काकी को इतना सख्त बुरा भला कहा, लेकिन सदमा तो हुआ उन्हें, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती को उन्होंने कबूल किया। ये सही बात तो है कि जब घर के लोग खाएंगे तब मुझे भी बुलाया जाएगा, मैं कोई देवी थोड़ी हूँ तो सबसे पहले मैं ही खाऊं, ठीक है। तो उनको बहुत सदमा लगा, उनकी दिल और दिमाग की सारी कुव्वतें उस तरफ रुजू हो गई थी। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए मतलब आपको पता है गांव में जो है पत्ते की प्लेटें हुआ करती है, पत्ते की प्लेटों पर बैठकर मेहमानों को भी दावत वगैरह में पत्ते की प्लेटों पर खाना परोसा जाता है। तो उस वक्त का जो चलन था उसके हिसाब से आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। हाँ, खाना तैयार हुआ, अब आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी। बूढ़ी काकी को वापस चली गई थी, कहाँ पर? अपनी कोठरी में। क्यों? क्योंकि रूपा ने इतना सब अल्फाज कहे कि जब सब खाने अपने घर के लोग खाने बैठेंगे तभी खाने मिलेगा, तुम देवी थोड़ी हो कि सबसे पहले तुम्हारे पेट में डाला जाए। पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, बिल्कुल भी रूपा पर गुस्सा नहीं आया। अपनी उजल्लत पर अफसोस था। अपनी उजल्लत के मानी क्या होता है? उजल्लत यानी जल्दबाजी। उन्हें अपनी उजल्लत पर अफसोस था। उजल्लत यानी कि जल्दबाजी हो गई ना, अभी मेहमान भी नहीं खाए, अभी देवताओं को भोग भी नहीं चढ़ाया गया, उससे पहले अगर वो आकर बैठ जाए तो उजल्लत हो गया, जल्दबाजी। तो उनको रूपा पर गुस्सा बिल्कुल नहीं था, उन्हें अपनी उजल्लत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे, है ना? बात सही है ना? जब हम किसी को अपने घर पर दावत के लिए बुलाते हैं तो पहले मेहमान को हम परोसेंगे, बाद में हम खाने बैठेंगे। मेजबान जो आप बाद में बैठते, पहले मेहमान का जो है हम आतिश तवाज़े करते हैं। तो वही वो अपने दिल में सोचती बैठी रही कि मैंने ऐसी कैसे उजल्लत कर दी, अपने आप पर अफसोस करती रही कि सच तो बात है मेहमान ना
जब तक मेहमान खा न चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। सोचती रही कि क्या मैं मुझसे थोड़े दिन सब्र न किया गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा न जाऊंगी। अब दिल में सोच लिया कि जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी। ये कहानी यहाँ तक पहुंची, ठीक है। अब दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी। खामोशी से अपने कमरे में अपनी कोठरी में बैठे हुए बुलावे का इंतजार करने लगी कि अभी कोई आएगा मुझे खाने के लिए बुलाएगा, ठीक है। बुलावे का इंतजार करने लगी। उन्हें एक एक लम्हा एक एक घंटा मालूम होता था। ऐसा क्यों? एक एक लम्हा एक एक घंटा मालूम होता था। ऐसा क्यों? खाने के क्योंकि उनको भूख लगी थी, है ना। पेट में भूख लगी हो और इंतजार करना पड़ जाए खाने के लिए, तो एक एक लम्हा ऐसा मालूम होता है जैसे कि एक घंटे के बराबर। लम्हा एक घंटा जितना बड़ा उनको महसूस होने लगा। अब पत्तल बिछ गए होंगे। वो अपने ख्यालों में सोच रही हैं क्या क्या हो रहा होगा करके सोच रही हैं। अब पत्तल बिछ गए होंगे। पत्ते की जो ठाल होती है वो बिछ गए होंगे। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए हैं। और खुद ही अपने मन में सोच रही है कि ऐसा लगता है कि लोग अब खाने पर बैठ गए होंगे। फिर उन्हें लगा कि बहुत देर हो गई है। अब वो खुद ही सोच रही हो कोठरी में, अपनी कोठरी में बैठकर खुद ही सोच रही है कि अभी पत्तल बिछ गए होंगे, लोग खाने पर बैठ गए होंगे और बहुत देर हो गई, ऐसा उनको महसूस हुआ। तो क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती, किसी की बोलचाल की बात की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। क्या अब तक लोग खा ही रहे होंगे? ऐसा वो मन में सोचती हैं। जरूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। वो जब आवाज वगैरह कुछ भी आवाज नहीं आने लगी तो वो मन में सोचती है बूढ़ी काकी कि जरूर लोग जो है खा पी चुके होंगे और खा पी के चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने कि ना बुलाए। सोचती हूँ कि आप ही आएंगी। रूपा जो है मुझसे चिढ़ गई है ना। चिढ़ गई थी ना रूपा? क्यों चिढ़ गई थी? क्योंकि बिना बुलाए वो अपनी कोठरी से निकल कर कढ़ाव के पास तक आ पहुंची, इसलिए रूपा चिढ़ गई थी। तो बूढ़ी काकी दिल में सोचती कि हो सकता है रूपा मुझे बुलाने ना आए क्योंकि वो मुझसे चिढ़ गई है। सोचती होंगी कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी उस घर में मेहमान है क्या? नहीं। तो उस घर की है। तो वो खुद सोचने लगी कि कोई मेहमान थोड़ी है जो उन्हें बुलाकर लेकर आए। वो खुद सोचने लगी कि मुझे कौन बुलाने नहीं आएगा, हो सकता है टाइम हो गया है, कोई नहीं आया बुलाने। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। अब वो सोचती है कि वक्त हो गया, काफी देर हो गई है, चलो मैं खुद ही चलती, मेहमान थोड़ी हूँ मैं कि मुझे कोई बुलाने आएगा खाने के लिए, चलो मैं चलती हूँ। ऐसा उन्होंने दिल में सोचा और चलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। मंसूबे बांधना मुहावरा है ये, मंसूबे बांधना। क्या क्या बहुत तरह तरह के मंसूबे बांधे। यानी मंसूबे सोचे, पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी। बहुत कुछ पक रहा था, घर में जश्न था, शादी का जश्न था, लजीज पकवान वहां पर पक रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं जो है पहले पूरियां जो है किससे खाऊंगी? तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। पहले तो मैं पूरियां जो है तरकारी से खाऊंगी, फिर उसके बाद दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। बूढ़ी काकी ने दिल में सोच लिया, अब चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो बाबा मांग मांग कर खाऊंगी। पूरियां मैं पहले सब्जी से खाऊंगी, फिर पूरियां मैं दही और शक्कर से, कचौरियां रायते से खाऊंगी, है ना। अपना ही तो लगता कुछ भी लोग समझे, मैं तो भाई और भी मांग से लूंगी, एक से दिल नहीं भरा तो और भी मैं लेकर खाऊंगी। ऐसा उन्होंने अपने दिल में मंसूबा
बनाया। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर में नजर आ रहा है घर का आंगन। यहाँ पर लोग मेहमान बैठे खा रहे हैं। ये कौन है? बुधराम। और ये बूढ़ी औरत जो कौन है? बूढ़ी काकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हुआ आगे। बूढ़ी काकी अपनों बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई। अब उन्होंने सोच लिया कि चलो चलते हैं, टाइम हो गया है, काफी वक्त हो गया, कोई बुलाने भी नहीं आया, हो सकता है ना आए बुलाने, मेहमान थोड़ी हूँ। उन्होंने तय किया कि मैं खुद ही चलती हूँ। तो अपनों बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। अभी देखो यहाँ पर मेहमानों की जमात अभी भी बैठी हुई है, दिखाई दे रही है। वो रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आई, अरे ये कौन बुढ़िया है? अचानक वहां पे जो लोग बैठे थे, अब किसी को नहीं मालूम होगा, तो अचानक कई आदमी जो थे वो देखते ही, जैसे बूढ़ी काकी को देखा, उनकी आवाजें आई, रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आई, अरे ये कौन बुढ़िया आ गई? समझ में आया? एकदम से चौंकने वाले अंदाज में लोग खड़े हुए, जो बैठे हुए वो लोग खड़े हो गए और लतायत बोले कि अरे ये कौन बुढ़िया है? ठीक है, अब बुधराम वहीं पर खड़े हैं। पंडित बुधराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। गुस्से से तिलमिला उठना, ये भी मुहावरा है, तिलमिला उठना। गुस्से से क्या हो गए? वो तिलमिला उठे, एकदम से गुस्से में आ गए। अब पूरियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपनी किसी मफरूर असामी को देखते ही झपट कर उसका टेटवा लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। अभी मान लीजिए, अभी देखो, जैसे ही उन्होंने देखा बूढ़ी काकी को, एकदम गुस्से से तिलमिला उठे। हाथ में जो है क्या था उनके? पूरियों का थाल था। वो थाल वहीं जमीन पर रख दिया और दोनों हाथों से, बूढ़ी काकी है, मान लीजिए बूढ़ी काकी है, उसको ऐसे शाने से सब पकड़ा और पकड़ कर उठाकर घसीटते हुए वो लेकर जाके तो कोठरी में धम से पटक दिया। समझ में आया? से गुस्से में थे कि उठाया, बूढ़ी काकी को उठाकर घसीटते हुए ले जाके कोठरी में पटक दिया, धम से गिरा दिया दोनों। हाँ, मेहमानों ने खाना खाया। देखिए, मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाना खाया, मेहमानों के बाद घर वालों ने खाना खाया, है ना? मेहमानों को पहले खिलाते हैं, फिर घर वाले खाने बैठते हैं। तो मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी खा चुके। शादी का जब जश्न है तो जश्न में बाजा बजाने वाले भी आते हैं, बाजा रहते हैं, बाजे वाले भी होते हैं, तो उनको भी खाना, शादी के घर में उनको भी खाना मिल जाता है, वो भी खाना खा लेते हैं। उसके बाद धोबी, गांव में धोबी होता है, कपड़ा धुलने वाला एक धोबी भी होता है, हर गांव का ऐसा रहता है। देखो, तो बाजे वाले, धोबी, सभी खा चुके। बस हाँ, उस गांव के जितने भी लोग थे सब लोग खा चुके। जो मेहमान आए थे दूसरे गांव से शादी में, बारात में आते हैं ना, तो मेहमान खा चुके, घर के लोग खा चुके, बाजे वाले, धोबी, चमार सभी खा चुके। ठीक है, अब लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। सबका खाना हो गया, लेकिन किसी ने बूढ़ी काकी को नहीं पूछा। बेचारी कब से भूखी थी, इंतजार में थी कि कोई मुझे बुलाएगा बुलाएगा, फिर कोई नहीं आया तो खुद आई, तो फिर बुधराम ने उठा के ले जाके वापस पटक दिया इधर अपने कोठरी में। अब बुधराम और रूपा दोनों ही उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्वीर कर चुके थे। बुधराम और रूपा दोनों ने ही उनकी बेहयाई, क्या बेहयाई की थी उन्होंने? बिना पूछे, हाँ, बिना बुलाए के मेहमानों के सामने आ गई। मैं कोठरी में से निकलकर मेहमानों के सामने वो आ गई।
तो ये बात बहुत ज्यादा बड़ी गलती की थी क्या? नहीं। एक बूढ़ी औरत थी, हो सकता है भूख की वजह से वो आई होगी, लेकिन ना बुधराम ने समझा इस बात को और ना ही रूपा ने समझा। दोनों ने भी नहीं समझा, जबकि उन्हीं की मिल्कियत से ये बहुत बड़े असामी जायदाद के मालिक बने हुए थे। समाज में अच्छा नाम था उनका, लेकिन जिनकी वजह से वो समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे थे, लेकिन उनको ही उन्होंने क्या किया, बाद में पूछा ही नहीं, नजरअंदाज कर दिया, देखभाल पर उनकी तवज्जो ही नहीं दी। तो अब दोनों ने ये तस्फिया कर चुके थे। तस्फिया के मानी फैसला। दोनों ने ही फैसला कर लिया था कि अब वो दोनों जो है बूढ़ी काकी को उनकी उस गलती का सजा देने का फैसला कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। बेचारी बूढ़ी काकी बूढ़ी थी, उनके उस बुढ़ापे पर, अब क्या लिखा है, उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, बेकस थी, बेचारी थी, मजबूर थी, है ना, फुतूरे अक्ल। एक उम्र की बात जो है, इंसान, हमने पहला ही जुमला पढ़ा कि बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। बुढ़ापे में इंसान जो बचपन का उसका दूसरा दौर होता है, तो उसके फुतूरे अक्ल पर भी किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। कौन कुड़ रहा था इस पूरे घर में? लाडली अकेली एक बच्ची थी, जो छोटी बच्ची थी। ये सब हालात देखकर मन ही मन में कुड़ रही थी कि क्यों जो है माँ बाप जो उसके बूढ़ी काकी को पेट भर खाना क्यों नहीं देते, क्यों उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। ये सोच कर वो बूढ़ी काकी के बारे में अपने दिल ही दिल में वो सोचकर कुड़ रही थी। कुड़ना, चिढ़ रही थी, उसको अपने मन ही मन में इस बात पर बुरा लग रहा था कि क्यों इन लोग बूढ़ी काकी को खाना नहीं दे रहे। ठीक है, और क्या मांग ही कर रही है, वो तो खाना ही तो मांग रही है ना। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। कलेजा बैठ कर रह गया, ये एक मुहावरा है, कलेजा बैठ जाना। दोनों भी बार, पहली बार रूपाली ने बेइज्जती कर दी और दूसरी बार बुधराम ने। दोनों ही दफा उसने देखा कि उसी के माँ और बाप ने बूढ़ी काकी के साथ कैसा सलूक किया, बेरहमी से घसीटा, तो लाडली को जो है बहुत बुरा लगा, उसका कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी बूढ़ी काकी की हालत देखकर। लाडली जो है वो झुंझला रही थी, ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफ़्फ़ी देना चाहती थी। तशफ़्फ़ी, तशफ़्फ़ी के मानी तसल्ली। वो बूढ़ी काकी के पास जाकर बूढ़ी काकी को तसल्ली देना चाहती थी कि उनके साथ जो है जो भी कुछ हुआ उस बात के लिए वो उनको तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। इसने अपने हिस्से की पूरियां भी न खाई थी। बच्ची बेचारी, छोटी बच्ची, देखो उसका दिल कितना बड़ा दिल, अपने हिस्से की पूरी न खाई। ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ कर बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेगी। ये सब कौन सोच रहा था? मैं बूढ़ी काकी को जो है पूरियां देकर क्या करूंगी, वो देखेंगे, वो खुश हो जाएंगे और मुझे खूब सारी दुआएं देंगे। ठीक है, अब आखिर में देखो इस कहानी के आखिर में क्या